We are here again with another lecture of the crash course on electrical machine। और बच्चों आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, जैसा आप देख पा रहे हो, पावर एंगल इक्वेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन। तो बच्चों ये सिंक्रोनस मशीन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको कंसेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूं इस टॉपिक के, और बहुत फास्ट ट्रैक वे में जितना जितना पार्ट इस टॉपिक का रेलिवेंट है वो हम देखते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे और सीखते चलेंगे मेरे भाई, रुकना नहीं है, कहीं भी रुकेंगे नहीं। और काफी सारी चीजें आज कवर हो जाएंगी और नेक्स्ट लेक्चर में यानी कि कल बेटा ये सिंक्रोनस मशीन हमारा वाइंड अप हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हो 12 लेक्चर में हम लोग सिंक्रोनस तक एंड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 या 3 लेक्चर और लगेंगे टू कंप्लीट इंडक्शन मशीन। सो व्हाट यू कैन थिंक इज ऑलमोस्ट इन 15 वीडियोस दिस एंटायर मशीन सीरीज विल बी कंप्लीटेड एंड दैट इज समथिंग टू बी ए प्राउड ऑफ कि हम लोग कितना फास्ट ट्रैक वे में कितना हमने कंसाइज कर दिया है मशीन्स को कि भाई अब अगर कोई बच्चा 30 से 35 घंटे दे दे यानी 5 से 6 दिन दे दे तो मशीन को बेसिक से एडवांस तक पूरा रिवाइज कर सकता है, A to Z हर कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट दिस कोर्स हैज डन, ठीक है। सो दैट इज व्हाट दिस कोर्स हैज डन। और बच्चों मेरे लिए भी ना ये जो है बहुत बड़ा एक सरप्राइज रहा है कि हाउ मच वी हैव मेड इट कंसाइज, कि कितना यार कितना मतलब कहते हैं ना संक्षिप्त हिंदी में कहते हैं, कितना छोटा कर दिया सब्जेक्ट को, जबकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि बच्चा इससे घबराता है, अरे सर इतना बड़ा सब्जेक्ट है कैसे कवर करेंगे, लेकिन बेटा हमने कर दिया है ना, हमने कर दिया। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज का सफर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर वी मूव अहेड। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am presently working as a director at an academy for GATE department. But बच्चों इस सीरीज के पीछे रीजन क्या है बेटा? इस सीरीज के पीछे एक सिंपल सा रीजन है, आपके माइंड से मशीन्स का फियर निकाल देना है। और आपको दोनों अप्रोचेस मैंने मशीन की दे दी है इस चैनल पे, एक अल्टीमेट डिटेल में जहां हर वो चीज हमने डिस्कस की है जो कि मशीन के अंदर पॉसिबल है, और दूसरा एक ये तरीका जहां मैंने सिर्फ आपसे वो चीजें डिस्कस की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, उतनी डिटेलिंग हमने नहीं की है। तो दोनों अप्रोचेस क्लियर होनी चाहिए, एग्जाम के लिए ये मैटर करता है और नॉलेज के लिए दूसरी सीरीज मैटर करती है, ठीक है। अब देखो यार, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और मुझसे और टॉपिक्स पढ़ना चाहते हो तो ये URL सेव कर लो, tinyurl.com/ankit.ese। यहां पे ना आपको मेरे सारे लेक्चर्स जो मैंने अभी तक अनअकैडमी पे लिए हैं एक जगह मिल जाएंगे, वेल अरेंज सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज, ताकि जब किसी लेक्चर को आप रेफर करना चाहो ना तो आप इजीली रेफर कर सकते हो कि ये वाला टॉपिक पढ़ना है तो उस फोल्डर के अंदर गए, उसके चैप्टर में गए और चैप्टर के अंदर जाके लेक्चर देख लिया। तो ये बेटा रिपोजिटरी ना इंक्रीज ही होती जाएगी विद टाइम, ये इंक्रीज ही होती जाएगी और आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट बन जाएगा। यहाँ पे जो लेक्चर आप व्यू करना चाहें आप वो यहाँ से व्यू कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत बड़ा ये लाइफ लाइन है, ये हेल्पलाइन है, इसको सेव करके रखना। और देखो फिर इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक है बेटा आपके पास, इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक। इस चैनल के सभी वीडियोस एक ही URL पे अवेलेबल है, bit.ly/GateLive। यहां पे बेटा इस चैनल के सभी वीडियो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट अरेंज्ड हैं, चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज्ड हैं, और वीडियो ही नहीं, सिर्फ वीडियो के साथ साथ बेटा उनका PDF नोट्स भी अवेलेबल है। तो बेटा जितनी चीजें एक रैंक लाने के लिए चाहिए होती है ना, जितनी चीजें एक क्लासरूम में मिलती हैं, उससे ज्यादा आपको इस वीडियो बुक में मिलने वाली है, एंड दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट बेटा यहां इतना कंटेंट मिल जाएगा ना कि कभी आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। घर बैठे इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो अगर प्लस पे आते हो तो क्या मिलेगा, तब इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास मिलेगी और वो आपको एज होमवर्क डेली प्रैक्टिस पेपर देंगे। इसके अलावा हर संडे आपका टेस्ट होगा, इसके अलावा एक अलग से टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन अलग से भी मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, ठीक है, मैराथन बैच, इस तरह के बैचेस मिलेंगे। और बेटा सबसे बड़ी बात है, आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे सभी टॉप एजुकेटर्स, यानी आपका ना एक भी डाउट अनआंसर्ड नहीं जाने देंगे।
आपका डाउट है, डाउट को वहीं की वहीं फिनिश किया जाता है, ताकि बच्चा जब उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखे तो उसको एक बार भी सोचना ना पड़े, वो डायरेक्टली आंसर करके आए, है ना। तो हम लोगों का एम ये है बेटा, जब एग्जाम में बैठते हो ना, तो एक भी क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए यार ये वाला तो मैंने स्किप कर दिया था, स्किप कुछ नहीं करने देंगे। और देखो प्लस पे आने का इससे बेहतर टाइम नहीं हो सकता। आप 1.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो। 20 नवंबर से मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ला रहा हूं, और 23 नवंबर से मैं ला रहा हूं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स। और अभी हर हफ्ते हम लोग ईएससी के बैचेस लॉन्च कर रहे हैं ईएससी 2021 के लिए। तो बेटा इस समय से ज्वाइन करते हो, और आपका सपना अगर ईएससी निकालना है ना, तो आपके लिए बेस्ट टाइम है 1.5 ईयर का सब्सक्रिप्शन लो। गेट 21, ESC 21, गेट 22, ये सब कुछ कवर हो जाएगा एक साथ एक सब्सक्रिप्शन में। और देखो गेट 21 के लिए भी बहुत सारे क्रैश कोर्सेज हर हफ्ते आ रहे हैं। तो बेटा जब इतना कुछ आ रहा है, तो अब भी अगर आप वेट कर रहे हो ना, नहीं यार अगले साल से स्टार्ट करेंगे, तो आप अपने 3 या 4 महीने लूज आउट कर जाओगे, एंड दैट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड। तो अगर आपको अनअकैडमी आना है तो बेटा कुछ भी नहीं करना, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना, और अनअकैडमी ऐप पे आप क्या करेंगे, बस गेट सब्सक्रिप्शन कर देना एंड अप्लाई द कोड अंकित ESE। ये कोड ना बेटा आपको 10% इमीडिएट डिस्काउंट भी दिलवाएगा और मेरी गाइडेंस में भी लाएगा। अब देखो प्लस का बड़ा भाई है आइकॉनिक, ये प्लस के सारे बेनिफिट देता है, साथ में देगा बेटा एक पर्सनल कोच। ये आपकी सारी क्वेरीज आंसर करेगा रिलेटेड टू स्ट्रेटेजी, डाउट्स, एनीथिंग। और आपको ना एक स्टडी प्लानर बना के देगा, जहां पे आपको टाइम मैनेजमेंट का आइडिया लगेगा, स्ट्रेटेजी का आइडिया लगेगा। आपको टेस्ट एनालिसिस अलग से करके देगा कि आपकी क्या वीकनेस, क्या स्ट्रेंथ है, कैसे उन्हें ओवरकम करना है। फिर आपके साथ एवरी 2 वीक्स एक स्टडी बूस्टर सेशन लगाया जाएगा, जहां बेटा आपका मोटिवेशन, इंस्पिरेशन बना रहेगा और आप लगातार आगे बढ़ते रहोगे। फिर यहां से आपको थ्योरी और क्वेश्चन बैंक वाला मटेरियल भी प्रोवाइडेड रहेगा। दैट इज अ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। इज दैट क्लियर? चल, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड डियर फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है पावर एंगल इक्वेशन एंड पैरेलल ऑपरेशन। तो सबसे पहले मेरे बच्चों मुझे चैट या कमेंट में ये लिख के बता दो, आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज लेक्चर? टुडे इज दिवाली, टुडे इज दिवाली। A very happy Diwali to everybody. Now are you guys ready for this lecture? ठीक है, जैसे दिवाली पे फटाके फूटते हैं ना, इस तरीके से फटाके तो बेटा इस लेक्चर में भी फूटने वाले हैं। बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं और बहुत फास्ट जाने वाले हैं, बहुत फास्ट जाने वाले हैं, एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की स्पीड पे निकल जाएंगे। तो बच्चों आप लोग रेडी हो? आप लोग रेडी हो? चलो तो शुरू करते हैं। अब यार देखो पावर एंगल इक्वेशन में हमें यह पता होना चाहिए कि हाउ डज द पावर डिपेंड ऑन द पावर एंगल डेल्टा। तो पावर एंगल पे कैसे डिपेंड करती है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अब देखो यार, हर बार तो फॉर्मूला याद नहीं कर सकते, आपको यह पता होना चाहिए ऑल्टरनेटर की पावर आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर करंट से आती है। तो कैसे लिखते हैं देखना, ध्यान से देखना। अगर बेटा आपने इतना लिख लिया ना, करंट को आपने लिख दिया E माइनस V बाय Z, और फिर करंट का कॉन्जुगेट। तो देखो यहां से पावर लिखना बड़ा आसान है, इसका जो रियल पार्ट है ना वो रियल पावर है, EF VT बाय ZS cos थीटा S माइनस डेल्टा माइनस VT स्क्वायर बाय ZS cos थीटा S, है ना, समझ गए। और रिएक्टिव पार्ट अगर बेटा लिखोगे तो cos की जगह साइन लगा दोगे, cos की जगह भैया साइन लगा दोगे, ठीक है। लो भाई लग गया। अब देखो यार, अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम पावर चाहिए तो एक कोसाइन वाली टर्म 1 करोगे, यानी थीटा S बराबर डेल्टा फॉर मैक्सिमम पी आउट, फॉर मैक्स पी आउट डेल्टा बराबर थीटा S। लेकिन जब डेल्टा बराबर थीटा S कर दोगे मेरे भाई, तो ये साइन वाली टर्म 0 हो गई,
बची बस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म अगर आप देख पा रहे हो तो नेगेटिव है, तो यानी यहां पे क्यू आउट विल बी नेगेटिव, जिसका मतलब है कैपेसिटिव लोड। तो आपको मैक्सिमम पावर बेटा कैपेसिटिव लोड पे ही मिल सकती है, इंडक्टिव या लैगिंग पावर फैक्टर लोड पे नहीं मिलती है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखना कि ऑल्टरनेटर या जनरेटर की पावर मैक्सिमम तब होती है जब उस पे लोड कैसा हो, कैपेसिटिव, एंड व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू थीटा एस। इज दैट क्लियर? तो मैंने आपको तरीका भी बता दिया, आपको बस ये याद रखना है वीटी और आईए से आती है। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रख के जाते हो एग्जाम में, देन ऑल्सो फाइन माई फ्रेंड, देन ऑल्सो फाइन, जस्ट रिमेंबर दिस, और फिर आप डिराइव तो एक ही स्टेप में कर दोगे। मैं भी जब गेट की तैयारी किया था ना, तो मुझे बेटा ये इतने लंबे लंबे फॉर्मूले याद नहीं रहते थे मेरे को, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर था कि आया कैसे है, और एक स्टेप में पावर आ जाती है। चलें अब आगे। ऐसे ही देखो डेवलप पावर की बात करोगे, डेवलप पावर आती है ईएमएफ और आर्मेचर करंट से। अच्छा सर फिर ये कैसे निकालेंगे? देखो बस वीटी की जगह ना यहां बेटा ईएमएफ आ जाएगा, बाकी तो तुम सेम रख दो, ईएफ एंगल डेल्टा माइनस वीटी एंगल 0, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो यहां से रियल पावर कैसे आएगी, EF स्क्वायर बाय ZS cos थीटा S, ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्जुगेट में ये माइनस डेल्टा बनेगा और ये प्लस डेल्टा, माइनस डेल्टा और डेल्टा हो गया 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बेटा, कॉस की जगह साइन लगा देना है। एक बार रियल पावर निकाल ली है ना, फिर तो रिएक्टिव पावर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बस कॉस की जगह साइन आ जाएगा। अब देखो यार, अगर आपको मैक्सिमम पी डेवलप्ड चाहिए, अगर आपको मैक्सिमम पी डेवलप्ड चाहिए, तो इसमें आ रहा है ना डेल्टा। अच्छा देखो एक बात पे ध्यान देना, यहां पे ना आप डेल्टा को ही वेरिएबल मानते हो। हम ये कहते हैं पावर इज अ फंक्शन ऑफ द पावर एंगल डेल्टा। तो जब भी मैं आपसे बात करूं बेटा मैक्सिमम आउटपुट पावर क्या होगी, मैक्सिमम डेवलप पावर क्या होगी, तो आप बात करोगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। तो मैं कहता हूं मैक्सिमाइज करने के लिए ना पावर को, अगर ये cos -1 आ जाए तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यानी कि फॉर मैक्सिमम पी डेवलप्ड, फॉर मैक्स पी डेवलप्ड, थीटा एस प्लस डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम पावर आ गई। अब दूसरी बात यहां पे ध्यान देने वाली क्या है, आप EF और VT को पर फेज रखेंगे तो यहां से आपके पास पर फेज पावर आएगी। फिर टोटल 3 फेज पावर के लिए ना बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, EF एंड VT आर पर फेज, तो ये जो पावर आती है दैट इज ऑल्सो पर फेज। फिर आपको ना इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड द टोटल 3 फेज पावर। मूविंग ऑन, अब बात आती है यार स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी की बात कैसे निकालते हैं या स्टेबिलिटी कैसे जज करते हैं, अगर पावर का स्लोप, कौन सी पावर, पी आउट का, अगर पी आउट का स्लोप डेल्टा के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होगा देन द सिस्टम वुड बी स्टेबल। तो हम कहेंगे डेल पी आउट बाय डेल डेल्टा मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये डेल पी आउट बाय डेल डेल्टा कितना होता है, अभी बेटा फॉर्मूला निकाला था, ये ऐसे आएगा, कॉस था ना तो उसका डेरिवेटिव साइन आ जाएगा, जिसका मतलब डेल्टा मस्ट बी लेस देन थीटा एस। ठीक है, डेल्टा मस्ट बी लेस देन थीटा एस। तो अगर बेटा डेल्टा की वैल्यू
सिंक्रोनस इंपीडेंस के एंगल से छोटी हो। थीटा एस क्या है? ZS का एंगल है। ZS क्या है? जनरेटर की इंपीडेंस है RA प्लस JXS। तो बेसिकली बेटा ये थीटा एस जो है ना, दिस इज tan इनवर्स XS बाय RA। ठीक है, तो इससे अगर छोटा होगा डेल्टा, देन द सिस्टम वुड बी स्टेबल, डेल पी आउट बाय डेल डेल्टा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। स्टेबिलिटी का बेसिक सा कंडीशन याद रखना यार, मैं आपको और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं यहां पे कि अगर डेल्टा लेस देन थीटा एस है देन इट वुड बी स्टेबल, डेल्टा इक्वल टू थीटा एस है देन इट इज मार्जिनली स्टेबल, डेल्टा ग्रेटर देन थीटा एस है देन इट वुड बी अनस्टेबल। अनस्टेबल, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन होती हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। डेल्टा की अलग अलग रेंज में अलग अलग कंडीशन आपकी एग्जिस्ट करती है। अब सेम चीजें मोटर के लिए भी कर सकते हैं बेटा। अब मोटर के लिए, बट उससे पहले लॉसलेस मशीन की बात करते हैं। तो मैंने बताया लॉसलेस मशीन कौन सी है? जिसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस भी इग्नोर कर दिया जाए और जिसमें आपका रोटेशनल लॉस भी इग्नोर कर दें, तो वो है लॉसलेस मशीन। तो उस केस में क्या होता है यार, ये जो ZS है ये RA प्लस JXS की जगह बन जाता है JXS, या फिर XS एंगल 90, यानी थीटा एस हो गया भैया 90। तो P डेवलप्ड, अगर ये निकालोगे ना तो ये आता है EFVT बाय XS साइन डेल्टा। ये यार एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, दे विल बी रिलेटेड टू द लॉसलेस मशीन। लॉसी मशीन वाला गेट के अंदर पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती है, ठीक है। और रिएक्टिव पावर डेवलप्ड कोई नहीं पूछता, रिएक्टिव पावर आउटपुट से मतलब होता है, वो ये आएगा, दिस इज योर रिएक्टिव पावर आउटपुट। तो ये दो फॉर्मूले मेरे भाई बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आप कहोगे सर P डेवलप्ड और P आउटपुट बराबर कैसे? क्योंकि मेरे भाई लॉसेज ही नहीं है मशीन के अंदर। अगर लॉसेज नहीं है तो डेवलप पावर और आउटपुट पावर तो बराबर ही आएगी ना, बीच में कोई पावर का भी लॉस नहीं होगा। लेकिन फिर सर रिएक्टिव पावर ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेटा रियल पावर का लॉस नहीं है, बीच में एक्सेस तो है, एक्सेस रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है। तो दोनों रिएक्टिव पावर बराबर नहीं हो सकती, बट दोनों रियल पावर बिल्कुल बराबर हो सकती है, क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एनर्जी का कोई डिसिपेशन है ही नहीं बीच के अंदर। अब आ जाते हैं मोटर पे। मोटर में बेटा जैसे जनरेटर का आउटपुट निकाला था ना टर्मिनल वोल्टेज और IA से, ऐसे ही मोटर का इनपुट निकलता है विद रिस्पेक्ट टू टर्मिनल वोल्टेज एंड IA। तो आइए देखते हैं, है ना, कैसे। SN देखो VT एंगल 0 और करंट क्या होगा, ये हमारा करंट हो जाएगा भाई, ठीक है। यहां पे रियल पावर इनपुट क्या होगा, देखो, ठीक है, ये होगा cos थीटा s प्लस डेल्टा। अब रियल पावर आ गया तो भैया रिएक्टिव पावर भी आ ही जाएगा। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस cos की जगह क्या लगा देना है, साइन, साइन, ठीक है। ये लग गया। अब बेटा अगर आपको इनपुट पावर मैक्सिमम करनी है, अगर आपको इनपुट पावर मैक्सिमम करनी है तो आप जो है ना ये कॉस की टर्म को -1 कर दो, समझ गए।
कॉस की टर्म को -1 कर दो ताकि माइनस माइनस वो हो जाए प्लस और प्लस वाली वैल्यू इसके अंदर हो जाए ऐड हो जाए वैल्यू रेदर देन बीइंग सब्ट्रैक्टेड। सो दैट इज हाउ यू विल फाइंड द इनपुट पावर ऐसे निकाली जाएगी। अब ऐसे ही डेवलप पावर की बात करें तो सेम चीज है यार, इंड्यूस्ड ईएमएफ और आर्मेचर करंट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, देखो समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? ये बताओ मुझे, सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? मैं आपको इसीलिए बेसिक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं ताकि एग्जाम में आप भी मेरी तरह डिराइव कर पाओ। देखो मैग्नीट्यूड तो इजी होता है यार, बस हर टर्म का ना एंगल देखना पड़ता है कि एंगल क्या बनेगा। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एंगल समझ आ गया ना हर एक टर्म का कॉन्जुगेट वगैरह लेके, तो आपके लिए बहुत इजी है ये चीजें। और भाई देखो मैं तो एग्जाम में ऐसे ही करता था, अब आपके ऊपर है आपको ये सारे एक्सप्रेशन रट के जाने हैं या एग्जाम में एक स्टेप में निकालना चाहते हो। जो चीज आपको ज्यादा कन्वीनियंट लगे वो करो। रटने में बस एक प्रॉब्लम लगती है मुझे कि एग्जाम में जाके जब यार एक बार के लिए कंफ्यूजन आता है ना, एग्जाम का प्रेशर आता है, तो ये सारे फॉर्मूले ना दिमाग से ओझल होने लगते हैं, मतलब ये चीजें फेड आउट होने लगती हैं। और जब ये सब फेड आउट होने लगता है ना, तब वो पेपर उतना ही टफ लगने लगता है। तो वैसा कभी होना नहीं चाहिए आइडियली। अब देखो यार, यहां से भी अगर मैक्सिमम पी डेवलप्ड की बात करोगे तो डेल्टा वुड बी इक्वल टू थीटा एस। कॉस की टर्म को 1 कर दो। अब आप कहोगे सर कहीं -1 कर रहे हो कहीं 1। बेटा देखा, अगर प्लस में है तो मैं उसे 1 कर रहा हूं ताकि पॉजिटिव रहे, और माइनस में है अगर वो टर्म तो मैं -1 कर दे रहा हूं ताकि वो सब्ट्रैक्शन की जगह एडिशन में बदल जाए। सब्ट्रैक्शन की जगह वो एडिशन में बदल जाए, और कुछ भी नहीं है। बट ये ध्यान रखना है वेरी डेल्टा को ही करना है। डेल्टा इज द वेरिएबल, पावर एंगल इज द वेरिएबल। ठीक है, चल अब अगेन देखो लॉसलेस मशीन आ गई, तो बेटा यहां पे भी आपका ZS क्या हो जाएगा, JXS या एक्सेस एंगल 90 डिग्री। अगर ऐसा हो गया मेरे भाई, तो यहां से आपका P डेवलप्ड और P इनपुट बराबर हो जाता है। जैसा मैंने बताया ना, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही फॉर्मूला ज्यादा चलता है। और देखो ये जनरेटर वाला ही आता है एकदम, और मोटर की इनपुट रिएक्टिव पावर आती है जनरेटर से जस्ट उल्टी। जनरेटर में EF cos डेल्टा माइनस VT आया था ना, यहां VT माइनस EF cos डेल्टा आता है, जस्ट उल्टी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनरेटर की रिएक्टिव पावर बाहर जा रही थी, मोटर की अंदर आ रही है, तो डायरेक्शन पलट जाने से बस ये समझ लो माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, बस एक माइनस से मल्टीप्लाई हो गई, और कोई चेंज नहीं आया जनरेटर और मोटर की रिएक्टिव पावर में। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? देखो हमने पावर एंगल इक्वेशन कितना इजीली निपटा दिया है। पावर एंगल इक्वेशन बेटा हमने बहुत इजीली निपटा दिया है, और आपको ये बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जनरेटर मोटर के अंदर कोई भी पावर अगर निकालनी है, सिलेंड्रिकल मशीन चल रहा है तो सिलेंड्रिकल मशीन में अगर कोई भी पावर निकालनी है, निकालना कितना इजी है। जस्ट आपको करंट और वोल्टेज सही चूज करना है, देन VI कॉन्जुगेट। और एक बात जो मैंने याद रखने के लिए बताई है, वोल्टेजेस पर फेज में रखना, पर फेज पावर आएगी और बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आते हैं नेचर ऑफ एक्साइटेशन पे। तो देखो मेरे भाई, 3 तरह की एक्साइटेशन होती है सिंक्रोनस मशीन में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज अंडर एक्साइटेड। ठीक है, अब ये अंडर एक्साइटेड क्या होता है सर? अंडर एक्साइटेड का मतलब ये होता है यार कि फील्ड करंट इज लो, जिस कारण से फ्लक्स इज लो। तो अगर आपको फ्लक्स कम पड़ रहा है तो आर्मेचर को फ्लक्स बढ़ाना चाहिए। ऐसा सोचो,
फ्लक्स अगर मेरी जरूरत से कम है तो आर्मेचर क्या करे, आर्मेचर क्या करे, फ्लक्स बढ़ाने के लिए इट मस्ट बी मैग्नेटाइजिंग, ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि मशीन मस्ट एब्जॉर्ब क्यू फ्रॉम ग्रिड। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? बेटा फ्लक्स बनाने के लिए कौन सी पावर लगती है? रिएक्टिव पावर लगती है। अब मशीन को फ्लक्स कम पड़ रहा है तो उसे अगर और फ्लक्स बनाना है तो इट शुड एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। मैं रिएक्टिव पावर लूंगा वो फ्लक्स बनाने के लिए क्योंकि मुझे फ्लक्स कम पड़ रहा है। जितना मेरे पास होना चाहिए फ्लक्स, जितना मेरे पास फ्लक्स होना चाहिए उससे कम पड़ रहा है, उसे बढ़ाने के लिए और रिएक्टिव पावर लूंगा ताकि और ज्यादा फ्लक्स बना पाऊं। अब ऐसे ही बेटा दूसरा कैटेगरी होता है नॉर्मली एक्साइटेड। लॉजिकली समझते चलना, मुझे ये जो है ना कभी नहीं पढ़ना पड़ता नॉर्मली एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड, क्योंकि लॉजिकल है। तो IF इज नॉर्मल, फ्लक्स इज इक्वल टू डिजायर्ड वैल्यू, फ्लक्स जितना चाहिए उतना ही है। तो आर्मेचर रिएक्शन ना तो फ्लक्स को घटाए ना तो बढ़ाए, इसीलिए इट मस्ट बी क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। समझ गए? ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। और जब फ्लक्स उतना है जितना चाहिए तो मशीन नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर डिलीवर्स क्यू। भाई जब मेरे पास फ्लक्स उतना है जितना मुझे जरूरत है तो मेरे को और रिएक्टिव पावर की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही बेटा तीसरी कैटेगरी आपकी होती है ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड, यहां IF इज हाई तो फ्लक्स इज हाई। अगर फ्लक्स जरूरत से ज्यादा है तो इसे आर्मेचर रिएक्शन घटाएगा, तो phi AR वुड बी डीमैग्नेटाइजिंग, इट वुड बी डीमैग्नेटाइजिंग, ठीक है। तो मशीन डिलीवर्स क्यू। अब आप कहोगे सर आप बात किसकी कर रहे हो, जनरेटर या मोटर? बेटा दोनों के लिए वैलिड है, दोनों के लिए वैलिड है। अब आप कहोगे सर ये मशीन ने डिलीवर क्यों किया? बेटा मेरे पास फ्लक्स ज्यादा है, यानी रिएक्टिव पावर जरूरत से ज्यादा है। फ्लक्स और रिएक्टिव पावर प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मेरे पास फ्लक्स जरूरत से ज्यादा है तो मेरे पास रिएक्टिव पावर जरूरत से ज्यादा है, तो क्या करूं? दे देना चाहिए, दान कर देना चाहिए मेरे भाई। जब आपके पास कोई भी रिसोर्स एक्सेस में, आप क्या करोगे? यू विल डोनेट इट। तो सेम चीज मशीन कर रही है कि मशीन के पास क्यू ज्यादा है तो उसने डिलीवर कर दिया, डिलीवर कर दिया, है ना। तो इस तरह से अगर आप समझ के चलते हो अंडर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमने रटा कुछ भी नहीं है, हमने एक्चुअल में समझा है एक एक टर्म का मतलब। अब देखो ऑल्टरनेटर की रिएक्टिव पावर के बारे में अगर डिस्कस करें भाई, ऑल्टरनेटर की रिएक्टिव पावर होती है VT बाय एक्सेस EF cos डेल्टा माइनस VT। देखना अब ये पावर वो है जो बाहर जा रही है, आउट लिखा है ना, तो अंडर एक्साइटेड, अंडर एक्साइटेड में बेटा ये EF cos डेल्टा इज लेस देन VT। अगर ऐसा होगा तो Q आउट विल बी नेगेटिव, यानी बाहर जाने वाली पावर नेगेटिव है। अगर बाहर जाने वाली पावर नेगेटिव है तो पावर अंदर आ रही है, ठीक है, समझे बच्चा। और नेगेटिव रिएक्टिव पावर का मतलब लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखो यही तो लिखा था, मशीन एब्जॉर्ब्स क्यू। अगर आउटपुट पावर नेगेटिव है यानी पावर एक्चुअली अंदर आ रही है, तो मशीन एब्जॉर्ब्स क्यू, ठीक है। अब ऐसे ही देखना, नॉर्मली एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड मेरे भाई, तो EF cos डेल्टा इज एक्चुअली इक्वल टू VT।
तो यहां पे क्यू आउट क्या हो जाएगा 0। तो यहां पे कौन सा हो गया, ये हो गया यूनिटी पावर फैक्टर। अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो गया तो मशीन नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर डिलीवर्स क्यू। अभी भी तो हमने यही बोला था डायरेक्टली लॉजिकली कि भैया जब नॉर्मली एक्साइटेड है उतनी रिएक्टिव पावर है जितने की जरूरत है, तो काहे के लिए रिएक्टिव पावर लेना या देना, मेरे पास जितना है उतना मेरे लिए सफिशिएंट है, तो ना मैं किसी को दूंगा ना मैं किसी से लूंगा। अब तीसरी कैटेगरी ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइटेड में क्या है बेटा, EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT। तो यहां पे बेटा Q आउट जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। अगर आउटपुट पावर पॉजिटिव आ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल तो लैगिंग पावर फैक्टर है, Q ग्रेटर देन 0 पे लैगिंग होता है, और आउटपुट पावर पॉजिटिव है यानी पावर सच में आउटपुट है, यानी कि मशीन डिलीवर्स Q। और देखो यही हुआ था ओवर एक्साइटेड में, हमारा यही आया था मशीन डिलीवर्स Q, है ना। अब देखो ऐसी मोटर के बारे में बात कर लेते हैं, मोटर के बारे में बात कर लेते हैं। मोटर में पावर कौन सी देखते हैं, इनपुट। मैंने बताया था ना जनरेटर से उल्टी होती है, जनरेटर से उल्टी होती है ये पावर, ठीक है। इनपुट देखोगे। अब फिर से आ जाओ मेरे बच्चों, सबसे पहले अंडर एक्साइटेड। अंडर एक्साइटेड का मतलब है EF cos डेल्टा इज लेस देन VT। तो इनपुट रिएक्टिव पावर विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव यानी लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और यहां पे इसका मतलब हुआ इनपुट अगर पॉजिटिव है तो मोटर एब्जॉर्ब्स Q, मोटर एब्जॉर्ब्स Q। देन नॉर्मली एक्साइटेड, देखो EF cos डेल्टा इक्वल टू VT। अब इसमें तो बेटा Q इन हो गया 0 यानी यूनिटी पावर फैक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मोटर नाइदर एब्जॉर्ब्स नॉर डिलीवर्स Q, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था, जो मैंने आपको जनरल थ्योरी बताई है, इट इज एप्लीकेबल फॉर मोटर एज वेल एज जनरेटर। और लास्ट केस ओवर एक्साइटेड, EF cos डेल्टा इज ग्रेटर देन VT। अगर ऐसा हुआ तो इनपुट रिएक्टिव पावर इज नेगेटिव, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर बना। और अगर इनपुट नेगेटिव है यानी मोटर डिलीवर कर रही है, अगर लेने वाली पावर नेगेटिव है तो मोटर पावर दे रही है, ले नहीं रही है, क्या कर रही है, दे रही है। समझ गए। तो यही चीज जनरेटर में भी फॉलो होती है और यही चीज भैया आपकी मोटर में भी फॉलो होती है। तो अंडर एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड, ये कॉन्सेप्ट्स बेटा आपके कॉमन रहेंगे फॉर मोटर एज वेल एज जनरेटर, ठीक है। चलो तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। यहां लिखा है नॉन सेलिएंट पोल, इसका मतलब है सिलेंड्रिकल। करो एक बार ट्राई। इसमें देखो आउटपुट पावर पूछी है और तुम्हें डेल्टा भी दे रखा है, जो लोड एंगल है ना यही आपका पावर एंगल डेल्टा है। तो आपको बेटा डेल्टा भी दे रखा है, फ्रिक्शन लॉसेस भी दिए हैं और आउटपुट पावर पूछी है। तो इसको करने के लिए सिंपली आप क्या करो ना, आप पहले डेवलप्ड पावर निकाल लो, वहां से आउटपुट पावर आ जाएगी। अब आप कहोगे सर डेवलप्ड पावर का फॉर्मूला तो याद नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। देखो डेवलप पावर का फॉर्मूला मोटर के लिए हम निकाल देंगे। और ये ध्यान देना यार, मोटर है या जनरेटर, कई बार बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं। सिंक्रोनस में ज़्यादा क्वेश्चन जनरेटर के आते हैं, बट इक्का दुक्का मोटर का मिल जाता है। अब उस पर हम लोग ध्यान देते नहीं है। देखो ज़रा, इसीलिए तो मैंने आपको बताया ये चीज़ कि यार एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है तो आपको फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। अब देखो जरा, पहले तो ये कनेक्शन पे ध्यान देना भैया, स्टार कनेक्टेड है। मैंने आपको बताया था ना पर फेज वैल्यूज रखना। ईएमएफ है 7 kV और टर्मिनल वोल्टेज है 6.6 kV। तो मैंने पर फेज में कन्वर्ट कर लिया यार। अब देखो मॉड ZS कितना होगा, 2.5 प्लस J15 है ना, यह आएगा 15.207। और एंगल आएगा 80.537 डिग्री। समझ गए? तो यहां इसका नीचे मैग्नीट्यूड 80.537 माइनस 31, ठीक है, माइनस 7/√3 स्क्वायर बाय 15.207। कॉस थीटा को चाहो तो आप R/Z भी लिख सकते हो, वरना कॉस में एंगल भी डाल सकते हो, बात तो बराबर ही है। ये आ गया ना। अब इसकी वैल्यू मेरे भाई मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा विलंब होगा क्योंकि काफी लंबा फॉर्मूला है। एक सेकेंड, यहां पे शायद मैं 3 से डिवाइड करना भूल गया हूं। हाँ, .4806 आ रहा है यार, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। इतना छोटा तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। हाँ, 0.4806 ही आ रहा है, बट अगर आप 3 फेज का निकालोगे अब आप कहोगे सर मेगा कैसे आ गया, तो बेटा ये देखो, ये किलो और किलो है, किलो इंटू किलो इज मेगा। अब फ्रिक्शन लॉसेज आर 10 किलोवाट, तो मैं कहूंगा जो आउटपुट पे पावर जाएगी, ये पावर तो वो है जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल गई है। अब मैकेनिकल में जाने के बाद फ्रिक्शन लॉसेज आएंगे। 10 किलोवाट माने 0.01 मेगावाट, तो 1.43 मेगावाट, ठीक है। तो ये हो गया बेटा आपका फाइनली आउटपुट पावर। तो इस तरह के फॉर्मूले आपको रटके नहीं जाने, आप एग्जाम में ऐसे डिराइव कर सकते हो। चलो अगला ट्राई करो भाई, अगला ट्राई करो। क्या बोला है? एन ऑल्टरनेटर विथ सिंक्रोनस इंपीडेंस J1.25 delivers rated current to a infinite bus bar. Find the magnitude of current and power factor for the same excitation just before falling out of step. Falling out of step का यहां पे क्या मतलब है ना? इसका मतलब है losing synchronism.
लूजिंग सिंक्रोनिज्म और लूजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर मार्जिनली स्टेबल जस्ट बिफोर फॉलिंग आउट ऑफ स्टेप, है ना, यानी जस्ट बिफोर लूजिंग स्टेबिलिटी। तो ये किसकी बात कर रहा है? मार्जिनली स्टेबल। तो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है बच्चों, अब ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो ये मार्जिनल स्टेबिलिटी की बात कर रहा है कि उस टाइम पे कितना करंट और पावर फैक्टर होगा व्हेन द सिस्टम इज मार्जिनली स्टेबल, व्हेन द सिस्टम इज योर मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। चलो जल्दी से बना दो यार। कम ऑन एवरीबॉडी। अब आपको यह देखना है कि पावर एंगल कितना होगा एक मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के लिए, और वहां से ये क्वेश्चन आपका बनेगा, वहां से ये बन जाएगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है, बहुत इजीली बना लोगे, बट पहले आपको ईएमएफ निकालना पड़ेगा। पहले बेटा आपको ईएमएफ निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बनेगा। तो ये 2 स्टेप में बनेगा, क्योंकि इसने बोला है ना फॉर द सेम एक्साइटेशन, यानी सेम ईएमएफ रखना है। सेम माने सेम एज द फर्स्ट कंडीशन। तो पहले फर्स्ट कंडीशन का ईएमएफ तो निकालो। चलो अब तो सारी बातें बता दी यार, अब तो बन जाना चाहिए, अब नहीं रुकना चाहिए सवाल। अब आपको सारी नॉलेज दे दी है जितनी रिक्वायर्ड है, जल्दी से बना दो। देखें एक बार, देखो इनफाइनाइट बस बार की वजह से VT हो गया 1 एंगल 0। आइए रेटेड दिया है 1 एंगल 0.8 लैगिंग है ना, तो ईएमएफ निकाल लेते हैं यार। ईएमएफ का मैंने आपको स्केलार वाला इक्वेशन करा रखा है ना, तो वही लगाओ। VT cos फाई, RA तो दिया नहीं है, लैगिंग पावर फैक्टर है तो VT sin फाई, sin फाई पॉजिटिव लोगे, और ये जनरेटर ही है तो प्लस IA 1 इंटू एक्सेस 1.25, ठीक है। ZS में देखो ना रियल पार्ट नहीं दे रखा, तो यानी वो बस क्या है, एक्सेस है। अब देखो यहां से अगर EF निकाल दिया जाए मेरे भाई, $2.0155। अब एक बार ये EMF आ गया ना, अब आप क्या कर सकते हो, ZS is 1.25 एंगल 90, यानी बेटा यहां पे थीटा S कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो एक सिस्टम मार्जिनली स्टेबल तब होगा जब बच्चों आपका डेल्टा थीटा S के बराबर आएगा, यानी 90 डिग्री के बराबर आएगा। ऐसा अगर होगा तो अब यहां पे आप IA क्या निकालोगे, ठीक है। तो इसको ना ऐसे कर लो, ये J से J कट जाएगा, ये पहली टर्म तो रियल बन जाएगी 1.6124, और ये ऊपर जाके प्लस J बन जाएगा 0.8। तो देखो यहां से आपके पास IA को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे ना, तो ये आ जाएगा यार 1.8 एट एन एंगल 26.388। अब देखो इनफाइनाइट बस का एंगल तो 0 है,
करंट का आ रहा है 26.388। करंट का एंगल अगर ज्यादा आ रहा है मेरे भाई तो पावर फैक्टर cos 26.388 लीडिंग आएगा। .896 लीड। ठीक है, अब कई बच्चों ने ध्यान से नहीं सुना होगा, सोच रहे होंगे सर लीडिंग कैसे आया। तो बच्चों लीडिंग ऐसे आया, वोल्टेज का एंगल देखो जीरो था, करंट का पॉजिटिव था, तो करंट इज लीडिंग द वोल्टेज। तो कौन सा आ जाएगा भाई आंसर? डी। ठीक है, 0.895 लीडिंग। चलो अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो भाई। A turbo alternator having a reactance of 10 ohm has IA at 200 ampere at UPF when running on 11 kV bus bar. Prime mover input is not changed but EMF is raised by 20%. ये जो पॉइंट लिख रहा है कि प्राइम मूवर इनपुट नहीं बदला, इसका मतलब पावर नहीं बदली लेकिन EMF 20% बढ़ाया गया है। करो एक बार ट्राई। पावर कांस्टेंट है बट EMF हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 20%। और देखो यहां भी बस रिएक्टेंस दी है, यानी लॉसलेस मशीन की ही बात हो रही है अभी भी, तो लॉसलेस मशीन लेके ही आपको करना है भाई। अब यार बना दो इसको, जल्दी से बना दो इस क्वेश्चन को, निपटारा कर दो इसका। चलो आप सब लोग बना सकते हो, इतना नॉलेज बेस अभी आपके पास इकट्ठा हो गया है दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इजीली। चलो भाई, कम ऑन एवरीवन। जल्दी जल्दी हाथ चलाएं सभी। EMF 20% बढ़ाया गया है, यानी पुराना EMF बेटा आपको पहले पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन डू समथिंग। कम ऑन एवरीबॉडी। देखें एक बार, पुराना EMF तो सबने निकाल लिया होगा ना अब तक। मैं सीधे EMF की इक्वेशन लगा रहा हूं। यूनिटी पावर फैक्टर है तो cos फाई है 1, RA तो दिया नहीं है, sin फाई हो गया 0, तो ये आया बच्चों 6658.328। अब यार देखो, एक लॉसलेस मशीन के अंदर पावर होती है EF VT बाय एक्सेस साइन डेल्टा, जो कि हमें बोला गया है कांस्टेंट है। सिंस कि ये पावर कांस्टेंट है, आप कह सकते हो EF साइन डेल्टा आपका कांस्टेंट है। ठीक है, EF साइन डेल्टा बेटा आपका कांस्टेंट है। अगर आपका EF साइन डेल्टा कांस्टेंट है तो डेल्टा भी निकाल लेते हैं, उसके लिए पहले साइन निकालना पड़ेगा। $2000 बाय सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करते हैं ना, आपको याद है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करते हैं। ये आ गया 17.48। अब आपको ये भी पता है यार कि साई इक्वल टू डेल्टा प्लस फाई है। अब फाई तो 0 है तो डेल्टा भी आ गया 17.48। लो भाई, ये पुरानी वैल्यूज आ गई, ये पुरानी वैल्यूज आ गई।
अब इसके बाद क्या है यार, नया ईएमएफ पुराने वाले से 20% ज्यादा है, तो आप कहेंगे सर E1 साइन डेल्टा 1 शैल बी इक्वल टू E2 साइन डेल्टा 2। ठीक है, यानी अगर आप E2 को 1.2 E1 रख दो तो साइन डेल्टा 1 बाय 1.2। ठीक है, तो साइन 17.48 14.46। ठीक है, सॉरी 496, ये आ गया। अब चलो सर डेल्टा तो मिल गया, ईएमएफ भी पता है नया 20% ज्यादा है, बट पूछा था कि आईए और पावर फैक्टर क्या होगा। देखो यार, आपको ना मैंने एक और इक्वेशन बताई थी, अगर आपको याद हो, जिसे मैंने बोला था वोल्टेज ड्रॉप इक्वेशन। जब कभी ईएफ वीटी और डेल्टा हो ना, तो आईए हमेशा यहां से निकल जाया करता है। देखो जरा, ईएमएफ क्या डालोगे यार इसके अंदर, पुराने वाले ईएमएफ में 1.2 मल्टीप्लाई करके डालोगे। और डेल्टा क्या डालोगे, 14.496। और आई ये दे रखा है 10, तो ये आ रहा है मेरे भाई 243.26। मेरा आ रहा है 243.26। अब यार देखो, cos फाई निकालने के लिए आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए, पावर का तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, और पावर तो कांस्टेंट है। अब Vt तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इनफाइनाइट बस बार है, तो आइए cos फाई इज कांस्टेंट। अब आप यहां पे क्या कहोगे, पहले 200 था एट यूनिटी, अब 243.26 है इंटू कॉस फाई। देखो यहां से पावर फैक्टर भी आ गया है ना, 0.822। अब देख लें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 243, तो सी आ गया। ठीक है, सी आ गया, सिंपल। क्लियर हुआ किस तरीके से किया है। जब भी बोले प्राइम मूवर इनपुट या स्टीम इनपुट इज नॉट चेंज्ड, यानी वो रियल पावर के बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, अगला ट्राई करो, अगला ट्राई करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। इसमें क्या बोला है, आ 3-phase स्टार कनेक्टेड टर्बो जनरेटर फीड्स पावर टू अ 10 kV इनफाइनाइट बस through two parallel lines each having a resistance of 2 ohm and synchronous reactance of generator is 4 ohm. The mechanical input to an alternator and excitation are operated such that alternator power factor is unity and 400 ampere current is delivered. करो एक बार ट्राई, ऑल्टरनेटर की टर्मिनल और एक्साइटेशन वोल्टेज बतानी है। पहले ना, सबसे पहले काम क्या करो ना, इसका एक बार डायग्राम बना लो। तो अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं इसका, पावर सिस्टम टाइप बना रहे हैं, सिंगल लाइन डायग्राम। यहां से देखो ये 2 लाइन गई हैं, कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा। ये आगे आपका इनफाइनाइट बस है। तो अब ये जो बस है ना, इसका वोल्टेज बेटा आपको 10 kV दे रखा है, 10 kV। अब आपसे एक तो ये वाला वोल्टेज पूछा है और एक पूछा है ये, और आपको करंट भी बता रखा है 400 एम्पियर है, और ये भी बता रखा है ऑल्टरनेटर के टर्मिनल पे पावर फैक्टर यूनिटी है। अब बनाओ जरा एक बार,
चलो सभी लोग जल्दी से बनाएं एक बार इस क्वेश्चन को। कम ऑन एवरीबॉडी। जनरेटर का सिंक्रोनस रिएक्टेंस 4 ओम है और ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस 2 ओम है। तो ये 4 ओम है और यहां हर एक का 2 ओम है। चलो भाई कम ऑन एवरीवन। देखें एक बार, देखो ये तो समझ आ गया होगा 2 और 2 1 होते हैं। अब देखो ऑल्टरनेटर के टर्मिनल्स पे पावर फैक्टर यूनिटी है, यानी अगर इसको एंगल 0 मानोगे तो यहां पे जो करंट जा रहा होगा उसका भी एंगल 0 होगा। अब ऐसा मत करना इनफाइनाइट बस का एंगल 0 मान लो, क्योंकि तब आप ये मान रहे हो कि पावर फैक्टर बस पे यूनिटी है। बस पे यूनिटी नहीं है, जनरेटर के टर्मिनल पे यूनिटी है, यानी इस वोल्टेज का एंगल अगर 0 है तो करंट का एंगल भी 0 होगा। अब मैं क्या कहता हूं, 10 kV/√3 पर फेज में लोगे ना, एंगल थीटा कुछ भी हो, इट विल बी VT एंगल 0 ये होगा। अब यार अगर मैग्नीट्यूड ले लो, ये A माइनस आयोटा B जैसा हो गया है ना, तो यहां से VT कितना आ जाएगा, यहां से VT आ जाएगा 5759.63। यह आ गया VT, ठीक है, यह आ गया VT डायरेक्टली। अब VT आ गया तो EMF भी आ ही जाएगा भाई। फाइव 5759.63 प्लस J 1600, तो यहां से EMF बन जाएगा 5977.7364। लो भाई ये आ गया EMF, ये आ गया EMF 5759 और 5977 डी। ठीक है, तो इस टाइप से एक क्वेश्चन बनना था। क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बस आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई कि पावर फैक्टर किस पॉइंट पे गिवन है। जहां पावर फैक्टर गिवन होता है उसी पॉइंट के वोल्टेज और करंट का एंगल देखते हैं, कहीं और का नहीं, उसी पॉइंट पे। चलो अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे आज के, दैट इज द पैरेलल ऑपरेशन। अब यार देखो पैरेलल ऑपरेशन में कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले ये जो आप नया जनरेटर पूरी ग्रिड से जोड़ रहे हो उसका टर्मिनल वोल्टेज और ग्रिड का वोल्टेज मैच होना चाहिए। ऐसा सोचो एक पूरा पावर सिस्टम है, एक बड़ी सी पावर ग्रिड है, इसमें एक नया जनरेटर ऐड कर रहे हो, तो ये जो नया जनरेटर ऐड होगा इसका वोल्टेज और पूरी ग्रिड का वोल्टेज आइडेंटिकल होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। और ये कैसे एंश्योर कर सकते हो? बाय वेरिंग द फील्ड करंट, क्योंकि जनरेटर का IF वेरी करोगे EF वेरी होगा तो उसका वोल्टेज भी वेरी करेगा। इसीलिए देखो मैंने आपको बता भी रखा है, जब क्वेश्चन में ऐसा दिख जाए
सिंक्रोनाइज्ड विद एन इनफिनिट बस। अगर ऐसा लिखा दिख जाए तो आप जनरेटर का ईएमएफ और बस का वोल्टेज इक्वल मानते हो। जनरेटर का ईएमएफ और बस का वोल्टेज इक्वल मानते हो। अगर ऐसा लिखा दिख जाता है दैट जनरेटर इज सिंक्रोनाइज्ड टू एन इनफाइनाइट बस। अगला पॉइंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इनकमिंग ऑल्टरनेटर शुड बी स्लाइटली हायर देन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। आप कहोगे लेकिन सर सेम फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं ना सिस्टम, आप तो हायर बता रहे हो। बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है मेरे भाई तुम्हारा, लेकिन हायर क्यों रखी? क्योंकि जब जनरेटर जुड़ेगा ना सिस्टम से तो जनरेटर पे लोड आएगा। जनरेटर पे जैसे ही लोड आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी गिरेगी, तो गिरने के बाद सिस्टम के बराबर आ जाए। सोच के देखो, जब तक जनरेटर सिस्टम से नहीं जुड़ा तो वो नो लोड पे चल रहा है। सिस्टम से जुड़ते ही उस पे आ गया लोड। अगर उस पे लोड आ गया तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज होगी देन इट शुड बिकम इक्वल टू द सिस्टम। अगर बेटा आप पहले से ही सिस्टम के बराबर लेके चलोगे तो लोड आते से इसकी फ्रीक्वेंसी गिरेगी, सिस्टम से कम हो जाएगी, सिंक्रोनिज्म लूज हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं लोड आने पे बराबर हो, इसलिए लोड आने से पहले ज्यादा रखते हैं। और फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के लिए कौन काम करता है? स्पीड गवर्नर या प्राइम मूवर। तीसरा होता है फेज सीक्वेंस शुड बी सेम, यानी अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम का सीक्वेंस एबीसी है तो नए जनरेटर का भी सीक्वेंस एबीसी होना चाहिए। अब यार ये कंडीशंस मेक श्योर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सिंक्रोनाइजेशन मेथड, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा आपका होता है डार्क लैंप मेथड। इसमें हम क्या कहते हैं कि इससे पहले जनरेटर को ग्रिड से जोड़ा जाए। ये सिंक्रोनाइजिंग स्विच है जिसको क्लोज करके कनेक्ट हो जाएगा। इससे पहले हम क्या करते हैं? लैंप लगा के रखते हैं। लैंप लगा के रखते हैं। अब लैंप किस तरीके से जल और बुझ रहे हैं, लैंप किस तरीके से ग्लो कर रहे हैं और डार्क हो रहे हैं, इस बेसिस पे डिफाइंड होता है डार्क लैंप मेथड। अब देखो इसका डेरिवेशन हम कवर नहीं करेंगे, डेरिवेशन देखना है तो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में जाना। लेकिन यहां पे हम क्या कवर करने वाले हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। अब देखो, अगर सारे लैंप बेटा एक साथ जलते हैं और एक साथ बंद होते हैं, एक साथ ग्लो करते हैं और एक साथ डार्क होते हैं, तो हम क्या कहते हैं? फेज सीक्वेंस इनकमिंग जनरेटर और एग्जिस्टिंग सिस्टम का सेम है। अगर तीनों लैंप एक साथ जले और एक साथ बुझ गए, फिर जल गए, फिर बुझ गए, एक साथ अगर ये काम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? दैट द फेज सीक्वेंस इज सेम। ठीक है। लेकिन बच्चों अगर एक एक करके पहले एक जला या एक बुझा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से जाएंगे तो फेज सीक्वेंस अपोजिट होता है। तो यानी लैंप्स को देखना है, लैंप एक साथ बंद और चालू हो रहे हैं या एक एक करके हो रहे हैं, तो फेज सीक्वेंस इज ऑपोजिट। अब इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी सब पॉइंट, अगर सीक्वेंस ऐसा है तब जनरेटर की फ्रीक्वेंसी बस से ज्यादा होती है। अगर सीक्वेंस ऐसा मिल जाए तब जनरेटर की फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये तब है जब बस का सीक्वेंस पॉजिटिव हो, है ना। तब अगर एबीसी के सीक्वेंस में जलेंगे तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एसीबी के सीक्वेंस में अगर होगा तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी कम। यानी अगर आप एग्जैक्ट ऑर्डर देख लो ना लैंप्स का, तो आप ये भी बता सकते हो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है या कम है। क्योंकि देखो यार, मेरे को चाहिए ज्यादा, अभी मैंने बताया ना ज्यादा क्यों रखते हैं, ताकि लोड आने पे जब फ्रीक्वेंसी कम हो इट शुड बिकम इक्वल टू द सिस्टम। तो हमें ये वाला केस चाहिए, जनरेटर फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन बस फ्रीक्वेंसी। उसके लिए लैंप्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? ए बी सी। लेकिन ऐसा मत कहना लैंप्स एबीसी में जाने चाहिए मेरे भाई, आइडियली तो एक साथ जलने बुझने चाहिए ताकि फेज सीक्वेंस सेम रहे। क्योंकि तीसरी कंडीशन ये थी ना कि फेज सीक्वेंस ऑफ इनकमिंग जनरेटर मस्ट बी सेम एज द सिस्टम, वो भी तो सेटिस्फाई करानी है। अब देखो क्या होता है, जब दो मशीन पैरेलली चलती हैं
तो आप चाहो तो किसी का एक्साइटेशन बदल सकते हो, चाहो तो स्टीम इनपुट बदल सकते हो। अब अगर आप किसी मशीन का एक्साइटेशन बढ़ा देते हो, अगर आप किसी भी मशीन का एक्साइटेशन बढ़ा देते हो तो क्या होता है, देखो मान लो एक मशीन है जिसका एक्साइटेशन है E1, दूसरी मशीन है E2, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना यार, उसको बोलते हैं ESY, सिंक्रोनाइजिंग EMF, और उससे लैगिंग एक करंट फ्लो करता है ISY। ये ISY क्या है, सिंक्रोनाइजिंग करंट, या ये हो जाता है सर्कुलेटिंग करंट। दोनों मशीन के बीच में गोल गोल घूमता रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये वोल्टेज से 90 डिग्री पे यानी रिएक्टिव पावर होगी। जब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल 90 है तो रिएक्टिव पावर होगी। आप कहोगे सर ये ISY कैसे निकलता है, देख लो मेरे भाई, E1 माइनस E2 बाय J X1 प्लस X2। तो ये दोनों मशीन के बीच में ना घूमता रहता है करंट, दोनों मशीन के बीच में सर्कुलेटिंग करंट है, लेकिन ये वोल्टेज से 90 डिग्री पे है, इसीलिए यहां किसकी बात होती है, रिएक्टिव पावर की। तो हम कहते हैं जब जैसे मान लो E1 बढ़ा दिया तो मशीन 1 रिएक्टिव पावर देने लगेगी, किसको, मशीन 2 को। मशीन 1 डिलीवर्स रिएक्टिव पावर टू मशीन 2। अब जो रिएक्टिव पावर दे रही है उसका आर्मेचर रिएक्शन होगा डीमैग्नेटाइजिंग, उसके वोल्टेज को कम करने की कोशिश करेगा, और जो रिएक्टिव पावर ले रही है उसका आर्मेचर रिएक्शन है मैग्नेटाइजिंग, वो वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करे। और ये मैंने आपको भी बताया भी था, अंडर एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड में जिसका EMF ज्यादा है वो हो गई ओवर एक्साइटेड, तो वो तो रिएक्टिव पावर देगी और उसका आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग बनेगा। जिसका EMF छोटा है वो हो गया अंडर एक्साइटेड, वो रिएक्टिव पावर लेगा और उसका आर्मेचर रिएक्शन मैग्नेटाइजिंग बनेगा। तो आर्मेचर रिएक्शन क्या करेगा, ज्यादा वाले EMF को कम करने का ट्राई करेगा और कम वाले को बढ़ाने का ट्राई करेगा, ताकि वापस से दोनों EMF को क्या कर दे, बराबर। तो ये जो ISY करंट फ्लो कर रहा है, इट ट्राइज टू मेक द EMF इक्वल, इट अगेन ट्राइज टू मेक द EMF इक्वल, और इसीलिए इसे बोला सिंक्रोनाइजिंग करंट, बिकॉज इट ट्राइज टू ब्रिंग द मशीन्स इनटू सिंक्रोनिज्म। मशीन्स को सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करता है, एंड दैट इज द बिहेवियर ऑफ ISY। क्लियर हुआ? तो यही चीज मैंने लिखी है, जिसका डिलीवरिंग रिएक्टिव पावर है उसका आर्मेचर रिएक्शन डीमैग्नेटाइजिंग है, जो एब्जॉर्बिंग है वो मैग्नेटाइजिंग है। तो कहते हैं ना, देखो ISY किस वजह से पैदा हुआ, E1 और E2 के डिफरेंस से, और ये इन्हीं को बराबर करने की कोशिश कर रहा है, यानी इफेक्ट अपोजेस द कॉज। ये बना ही डिफरेंस से है और ये डिफरेंस को ही क्या कर रहा है, मिनिमाइज। अब अगर आप स्टीम इनपुट चेंज कर दो, यानी एक मशीन की आपने अचानक से वॉल्व ओपन करके ज्यादा स्टीम दे दी, अब ज्यादा स्टीम दे दी तो उसके पास ज्यादा पावर है, अब ये क्या करेगी, अपनी पावर को दूसरी मशीन को दे देगी, ठीक है। जैसे मान लो कि आपका स्टीम इनपुट ऑफ 1 इंक्रीजेस, तो इससे क्या होगा, पावर जाने लगेगी 1 से 2। तो जब इसकी पावर जाएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और इसमें पावर आएगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो बेटा जब आपने वॉल्व खोल के स्टीम बढ़ा दी थी ना, जब आपने स्टीम बढ़ा दी थी तो आपने N1 बढ़ा दिया था, पहली मशीन की स्पीड बढ़ा दी थी। अब काइनेटिक एनर्जी अगर घटेगी तो N1 घटेगा, इधर बढ़ेगी तो N2 बढ़ेगा, ठीक है। N1 घटेगा और N2 बढ़ेगा, यानी ये वापस से दोनों स्पीड को बेटा बराबर करने की कोशिश करेगा। तो जो आपका सिंक्रोनाइजिंग करंट, सिंक्रोनाइजिंग पावर फ्लो करेगी ना, इट विल ट्राई टू मेक बोथ द स्पीड इक्वल, बोथ द स्पीड इक्वल। क्योंकि जब आपने स्टीम इनपुट बढ़ाया तो आपने एक तरह से सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, सिस्टम को अपनी ओरिजिनल कंडीशन से बेटा डिस्टर्ब कर दिया। अब वो वापस ओरिजिनल कंडीशन में आना चाहता है, यानी बढ़ी हुई स्पीड को कम करना चाहता है और कम हुई हुई स्पीड को बढ़ाना चाहता है, ठीक है। इज दिस क्लियर?
तो यही चीज मैंने लिखी है कि सिंक्रोनाइजिंग पावर विल ट्राई टू मेक द स्पीड इक्वल। लेकिन देखो यहां पे कौन सी पावर थी, यहां रिएक्टिव पावर इन्वॉल्व थी, और यहां कौन सी पावर है, यहां रियल पावर इन्वॉल्व है। अब देखो इनफाइनाइट बस बार क्या होती है मेरे भाई, इनफाइनाइट बस बार एक ऐसा पॉइंट होता है पावर सिस्टम में, एक ऐसी बस होती है विच हैज कांस्टेंट वोल्टेज एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। कांस्टेंट वोल्टेज क्यों होती है, देखो इस तरह के n जनरेटर्स पैरेलल में आते हैं, जब कभी n वोल्टेज सोर्सेस पैरेलल में आते हैं तो ईएमएफ तो सेम रहता है, लेकिन रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, JX/N। तो एज n इज लार्ज तो X/N विल टेंड टू 0। अगर बेटा ये रिएक्टेंस 0 हो गई तो बस क्या बच गया, EMF। अगर बस बेटा EMF बच गया ना आपका, अगर बस EMF बच गया तो ये मशीन एक आइडियल वोल्टेज सोर्स हो गई, और आइडियल वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। एक आइडियल सोर्स का वोल्टेज फिक्स रहता है, इट कैन नॉट चेंज। अब आप कहोगे सर ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कैसे, तो यार इतने सारे जनरेटर होने की वजह से ये मान लेते हैं इसका इनर्शिया इनफाइनाइट है, इसका इनर्शिया इनफाइनाइट है। अगर किसी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनफाइनाइट हो गया तो ना तो उसमें एक्सेलरेशन आएगा ना डी एक्सेलरेशन, ना ही उसकी स्पीड बढ़ेगी ना ही कम होगी। तो जब स्पीड कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट। समझ गए ये सारे पॉइंट। इतने सारे जनरेटर जुड़ करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इनफाइनाइट, तो एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन इज 0 और द स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है ना। चलिए अब देखो यार, अगर एक ऑल्टरनेटर को एक इनफाइनाइट बस से जोड़ा जाए, ऑल्टरनेटर को अगर एक इनफाइनाइट बस से जोड़ोगे, देन वी स्टडी अबाउट वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व। ये वी कर्व क्या होता है, ये बताता है हाउ डज आर्मेचर करंट वेरी विद द फील्ड करंट। इन्वर्टेड वी कर्व, वेरिएशन ऑफ पावर फैक्टर विद द फील्ड करंट। तो V की शेप बनती है जब IA को देखते हो विद रेस्पेक्ट टू फील्ड करंट। तो देखो ये नो लोड है, देन हाफ लोड, देन फुल लोड। तो जैसे जैसे लोड बढ़ा रहे हो ना, ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है, और ये जो मिनिमम करंट वाला पॉइंट है दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर, दैट इज यूनिटी पावर फैक्टर। अब मिनिमम करंट से अगर पीछे आओगे, यहां से अगर इधर आओगे, तो ये है अंडर एक्साइटेड। अगर फील्ड करंट कम करोगे अंडर एक्साइटेड, ज्यादा रखोगे ओवर एक्साइटेड। जनरेटर ओवर एक्साइटेड में लैगिंग में काम करता है, और जनरेटर अंडर एक्साइटेड पे लीडिंग में काम करता है। अगर आप जाके देखोगे, आज मैंने जो नेचर ऑफ रिएक्टिव पावर बताया था ऑल्टरनेटर मोटर का, तो जनरेटर में अंडर एक्साइटेड में आपको मिलेगा लीडिंग पावर फैक्टर, ओवर एक्साइटेड में मिलेगा लैगिंग। और ये जो यूनिटी पावर फैक्टर है ना, ये नॉर्मली एक्साइटेड है, ये नॉर्मली एक्साइटेड है। तो ये वी कर्व की शेप क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये समझो। अब अगर मैं आपको कहूं मेरे भाई कि इस पॉइंट पे आप खड़े हो, इस पॉइंट पे खड़े हो, यानी लीडिंग पे खड़े हो, लीडिंग पे खड़े हो। अब मैं कहता हूं मैंने फील्ड करंट बढ़ा दिया, तो आप कहोगे आर्मेचर करंट विल डिक्रीज, सीधे बता दोगे। अगर मैं कह रहा हूं मैं लीडिंग पे खड़ा हूं, ये रहने दो यहां पे, दिस शुड बी लीडिंग, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं लीडिंग पे खड़ा हूं और मैं आपको ये बोल रहा हूं मैंने फील्ड करंट बढ़ाया, यानी मैं राइट में जा रहा हूं, अगर मैं राइट में जा रहा हूं तो आर्मेचर करंट विल डिक्रीज। तो आप यहां से आर्मेचर करंट का पैटर्न बता सकते हो। ऐसे देखो, अगर लैगिंग पे खड़े हो और फील्ड करंट बढ़ाते हो तो आर्मेचर करंट विल इंक्रीज, आर्मेचर करंट विल इंक्रीज। अगर आप लोड बढ़ाते हो तो भी आप बता सकते हो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। लोड बढ़ाते हो तो भी आप बता सकते हो कि फील्ड करंट कांस्टेंट रखते हुए अगर लोड बढ़ाया तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा। सेम चीज पावर फैक्टर में है, सेम चीज बेटा पावर फैक्टर में है। देखो ये जो पॉइंट होता है, दिस इज एट यूनिटी पावर फैक्टर, यानी दिस इज नॉर्मली एक्साइटेड, नॉर्मली एक्साइटेड।
अब इसके पीछे है अंडर एक्साइटेड, इसके पीछे है बेटा अंडर एक्साइटेड, इसके आगे है बेटा ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। अब यहां पे क्या होगा, ये जो नॉर्मली एक्साइटेड वाला पॉइंट है ना, अगर आप लोड बढ़ाते जाओगे तो ये नॉर्मल एक्साइटेशन ज्यादा फील्ड करंट पे मिलेगी। यानी जैसे IA का कर्व ऊपर शिफ्ट हो रहा था, पावर फैक्टर का कर्व राइट में शिफ्ट होता है, राइट में शिफ्ट होता है। और इसका फायदा क्या है, यहां से बेटा आप ये जान सकते हो कि हाउ डज पावर फैक्टर वेरी विद अ फील्ड करंट। देखो जैसे मैंने लीडिंग पे बोल दिया कि मैं IF बढ़ा रहा हूं, तो आप ये जान जाओगे कि पावर फैक्टर बढ़ेगा। अगर मैंने बोल दिया लैगिंग पे IF बढ़ा रहा हूं, तो आप जान गए पावर फैक्टर कम होगा, इस वे में। और लोड बढ़ाओगे मेरे भाई, अगर लोड बढ़ाओगे, देखो अगर लोड बढ़ाओगे तो पावर फैक्टर कम होता चला जाएगा, है ना, पावर फैक्टर कम होता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो दैट इज हाउ यू कैन एनालाइज व्हाट हैपेंस बाय चेंजिंग द लोड और व्हाट हैपेंस बाय चेंजिंग द फील्ड करंट। मोटर में भी सेम है, बस मोटर में क्या डिफरेंस है, लीडिंग और लैगिंग एक्सचेंज हो गए, सब कुछ सेम है बेटा, बस यहां पे क्या हो गया लैगिंग और यहां पे क्या हो गया लीडिंग। ठीक है, यहां पे क्या हो गया लीडिंग और ये प्लस क्यू डिलीवर्ड, यहां पे भी जो है ना दिस विल बी डिलीवर्ड। समझ गए? तो सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम है, बस लीडिंग लैगिंग एक्सचेंज हो जाता है इन केस ऑफ मोटर जनरेटर। जनरेटर ओवर एक्साइटेड पे लैगिंग होता है और मोटर ओवर एक्साइटेड पे लीडिंग होती है। अब देखो इस पे क्वेश्चन, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। A three-phase synchronous generator is connected to infinite bus. The lamps are connected as shown in the figure for synchronization. Phase sequence of bus voltage is RYB and that of incoming generator is RYB. It is found that lamps are becoming dark, not back, dark in the sequence LA, LB, LC. It means that the phase sequence of incoming generator, अगर बेटा लैंप एक एक करके डार्क हो रहे हैं तो फेज सीक्वेंस अपोजिट आएगा। ठीक है, तो कौन सा हो सकता है, या तो ए या तो बी। अब सीक्वेंस देखो ए बी सी है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जनरेटर की, जनरेटर की, तो आंसर विल बी ए, जनरेटर फ्रीक्वेंसी विल बी मोर देन द इनफाइनाइट बस। ये गेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब देखो अगर बेसिक पॉइंट आप याद रखते हो तो कितना इजीली इसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, अब एक सेकेंड यार, यहां पे चलो एक काम करते हैं, आई डोंट नो हाउ यहां पे कोई स्लाइड मिस हो गई है। यहां मैं आपको बताने वाला हूं ड्रूप को लेके, ड्रूप के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अब यार ये ड्रूप क्या होता है, कोई भी जनरेटर अगर होता है तो एज इट्स पावर इंक्रीजेस इट्स फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस। पावर बढ़ने से बेटा फ्रीक्वेंसी घटेगी, दैट इज द ड्रूप। तो जीरो पावर पे एफ नो लोड और मैक्सिमम पावर पे एफ फुल लोड। अब अगर आपको इस स्ट्रेट लाइन में बेटा किसी भी पॉइंट पे फ्रीक्वेंसी जानना है, मान लो एफ, तो उसके लिए ना इक्वेशन ऐसे बनती है। तो ड्रूप में ना आपको ये इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। ये इक्वेशन जो है ना सिमिलर ट्रायंगल से आई है, या ये कह सकते हो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से आई है। अब ड्रूप किसे कहते हैं, ड्रूप ये होता है,
नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी बाय रेटेड फ्रीक्वेंसी। अब जब समझना है ना रेटेड फ्रीक्वेंसी क्या है, जनरली एफ फुल लोड इज एफ रेटेड। जनरली फुल लोड फ्रीक्वेंसी ही रेटेड फ्रीक्वेंसी होती है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, जब कभी जनरेटर पे लोड बढ़ता है ना तो उसके रोटर की स्पीड गिर जाती है। अगर बेटा रोटर की स्पीड गिर गई तो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी भी गिर जाएगी। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द ड्रूप। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है ये देखो, द फॉलोइंग टू सिंक्रोनस मशीन्स आर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। मशीन 1 5% स्पीड रेगुलेशन, ये ड्रूप ही दे रखा है। मशीन 2 2% स्पीड रेगुलेशन। डिटरमाइन द लोड टेकन बाय ईच मशीन फॉर अ टोटल ऑफ 100 मेगावाट व्हेन द स्पीड चेंजर्स आर सेट टू गिव रेटेड स्पीड एट 100% आउटपुट। कहने का तात्पर्य यह है कि रेटेड फ्रीक्वेंसी 100% या फुल लोड पे मिलेगी। रेटेड फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्टेन्ड एट फुल लोड। तो ये यहां पे ये कहना चाह रहा है एफ फुल लोड इज एफ रेटेड। ठीक है, इसको कुछ बोल देते हैं, एफ नॉट बोल देते हैं। चलो अब यार देखो, ये जो स्पीड रेगुलेशन दिया है ना, इससे आप नो लोड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो मशीन की। 5% चेंज आना चाहिए ना, तो नो लोड वाली 5% ज्यादा होगी फुल लोड से। दूसरी मशीन में 2% चेंज आना चाहिए। ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज चेंज है, कितना परसेंटेज चेंज आना चाहिए। अब देखो आप क्या करोगे, P1 नो लोड फ्रीक्वेंसी F, नो लोड माइनस फुल लोड इनटू इसकी जो रेटिंग है दैट इज 60। ये दो पावर्स आ गई। अब बेटा ये बोला है कि टोटल लोड कितना है 100। तो अब मैं क्या कहता हूं, सिंपल सवाल होते हैं इसके, कोई बड़ी बात नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। टोटल लोड है 100, तो ये वैल्यू डाल दो ना मेरे भाई। .05 एफ नॉट, तो 6000 बाय 5 1200। फिर 60 बाय 0.02, तो 6000 बाय 2 3000। हंड्रेड एफ नॉट। अब 12 इंटू 105, तो 1050 और 210, तो 1260। 306 3060। तो देखो यहां से F निकल जाएगा ना, 1260 और 3060 कितना होगा, ये हो जाएगा 3120, 3320 और 4320। 100 सब्ट्रैक्ट करोगे फिर 4200। ठीक है, ये आ गया। अब ये वैल्यू मेरे भाई जब इसके अंदर डाल दोगे इस फॉर्मूले में, पहले तो ये मैं निकाल के बता देता हूं आपको। .004762। अब अगर ये वैल्यू डालोगे ना तो P1 आ जाएगा आपके पास 54.28। ये आ गया। बची हुई पावर P2 हो जाएगी
तो ये कितनी हो जाएगी 45.72 मेगावाट। तो आंसर आ गया। क्लियर हुआ कैसे करते हैं ड्रूप का क्वेश्चन? तो ड्रूप में क्या होता है, दोनों पावर के इक्वेशन बनाओ, दोनों का सम लोड के बराबर कर दो। ठीक है, अब ये पावर फैक्टर करेक्शन के हैं, लेकिन ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा कैसे पावर फैक्टर करेक्शन सॉल्व किया जाता है। अब देखो यार, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया और आप मेरे से और कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहो तो इस URL पे चले जाना tinyurl.com/ankit और इसमें जो भी मेरी क्लासेस आगे लगने वाली हैं दे विल बी अवेलेबल इन अपकमिंग स्पेशल क्लास, और जो लग चुकी हैं वो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट फोल्डर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उस कंटेंट को आप देख सकते हो, उससे काफी सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। और ये है इस चैनल का सबसे पहला वीडियो बुक, इंडिया का सबसे पहला वीडियो बुक गेट और ESE में, जहां पे हमने हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स को सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, फोल्डर बाय फोल्डर, चैप्टर बाय चैप्टर अरेंज किया और सारे नोट्स भी बेटा अवेलेबल कराए हैं। दैट इज हाउ यू कैन स्टडी ऑल दीज सब्जेक्ट्स इन कंप्लीट डिटेल। अब देखो, अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का तो अंकित ESE कोड लगा के पड़ेगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 24 मंथ्स 39,600। तो बेटा इसमें आपको मिलेगा क्या, इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास, उनका डेली प्रैक्टिस पेपर फॉर होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टर बैचेस, मैराथन बैचेस, सारे बैच बेटा एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आते हैं। तो आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। आफ्टर यू ज्वाइन जिस टीचर से जिस बैच में बैठ के पढ़ना है पढ़ो, और आपके सारे डाउट आंसर किए जाते हैं। दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ अनअकैडमी। ठीक है, और बेटा मैं तो ये कहूंगा लंबे सब्सक्रिप्शन पे जाना अगर सेकेंड या थर्ड ईयर में हो, क्योंकि यहां पे आपका मंथली कॉस्ट मिनिमम हो जाता है। और देखो, अगर आइकॉनिक लेते हो तो आइकॉनिक इसका बड़ा भाई है, उसमें इसके सारे बेनिफिट इंक्लूडेड हैं, एंड साइड बाय साइड मिल जाता है एक पर्सनल कोच जो आपकी हर स्टेप पे हेल्प करेगा, हर स्टेप पे आपको गाइड करेगा, और आपकी स्ट्रेटेजी, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, हर चीज का केयर करेगा। इसके अलावा आपके डाउट्स भी आंसर करेगा, एजुकेटर से भी आप ज्यादा पर्सनली इंटरेक्ट कर पाओगे। तो दैट इज एन आइकॉनिक। वहां स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा होगा, इंटरव्यू गाइडेंस भी होगा। तो वहां अगर अंकित ESE कोड लगाते हो तो 1 ईयर का पड़ेगा 45,225 और 2 ईयर का 66,600। लेकिन बेटा आइकॉनिक हर उस एवरेज बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है जिसको कभी कोई गाइडेंस नहीं मिली और जिसको बहुत पर्सनल वे में गाइडेंस चाहिए और एक टॉप रैंक निकालना चाहता है, उसके लिए आइकॉनिक इज द बेस्ट वन। अब देखो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना यार, वहां पे हम सब लोग फ्री लाइव क्लासेस लेते हैं, इसके अलावा लाइव क्विजेस कराते हैं और टेस्ट सीरीज कराते हैं। और वहां पे मेरा प्रोफाइल फॉलो कर लेना अंकित 2047। इससे क्या होगा, जब जब मैं लाइव आऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको कुछ भी पहले से याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल है जहां पे पोस्टर, लिंक और PDF सब मिलेगा। और मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल। अब हमारे अदर चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मैकेनिकल, सिविल, तेलुगु, देन SSC JEE, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चंस, एंड देन इलेक्ट्रिकल जंक्शन, पाठशाला एंड GS टर्मिनल। तो JEE और AE एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये दोनों चैनल बेटा आपके लिए रेलिवेंट है। अगर आपको शॉर्ट वीडियोस चाहिए, यहां पे जंक्शन पे चले जाओ, यहां मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा पढ़ा रखा है हिंदी में और ओपैम्प पूरा कवर कर रखा है, तो वो आप देख सकते हो। पाठशाला पे मिलेगा बेटा इंजीनियरिंग थ्रू एनिमेशन, बेस्ट एनिमेटेड कंटेंट मिलेगा पाठशाला पे। और PYQs के अगर वीडियो सोल्यूशन चाहिए तो दैट इज ऑन अनअकैडमी गेट क्वेश्चन। तो ये सारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू एवरीबॉडी। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी दोस्तों से शेयर करना, और इस चैनल पे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा देना और घंटी बजा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जब भी कोई नया इनिशिएटिव आता है। एंड एट लास्ट, अ हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। नाउ गाइस, गो एंड एंजॉय योर दिवाली, सेलिब्रेट इट विद ऑल द फन एंड लाफ्टर, एंड मे दिस दिवाली लाइट अप योर करियर्स जस्ट लाइक इट हैज लाइटेड अप एवरी हाउस। ठीक है, आपके करियर्स में भी उजाला हो जाए और आपकी जिंदगी में उजाला हो जाए,
और आप लोग अपने करियर में आगे ही आगे बढ़ो और आपके माँ बाप ने और जो आपने सपने देखे हैं वो सारे पूरे हो जाए। मेरा बस आप लोगों के लिए यही विश है दैट यू गाइज नेवर स्टॉप इन योर जर्नी एंड यू कंटिन्यूअसली मूव फॉरवर्ड। सो एट लास्ट अ हैप्पी दिवाली एंड गुड नाइट। थैंक यू।